अमित शाह जो चाहे वो हो उसे जमहूरियत नहीं कहते, मोदी जो चाहे वो हो उसे जमहूरियत नहीं कहते। क्या सही है यहाँ पे, क्या सही नहीं है यहाँ पे, वो आपका और मेरा फैसला है। जैसे कि इस रियासत के लोगों ने कभी फैसला लिया कि उमर अब्दुल्ला साहब को हराना है, हरा दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब को हराना है, हरा दिया। कभी फैसला लिया कि जिताना है, जिता लिया। तो ये लोगों उसे जमहूरियत कहते हैं। अमित शाह जो चाहे वही लागू हो उसे जमहूरियत नहीं कहते, उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। मोदी जो चाहे उसे वो लागू हो उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। आप मानते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है? यहाँ पर जमहूरियत थी, अब डिक्टेटरशिप है। अस्सलाम वालेकुम। सो हम हैं इस वक्त बड़गाम में आगा सईद रहुल्ला साहब के घर पे। कश्मीर का मौसम ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले क्या कश्मीरी नेताओं को भी इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे काम करने में मज़ा आ रहा है, या फिर कश्मीरी नेताओं को जो है वो सफोकेशन का सामना करना पड़ रहा है? आगा रहुल्ला साहब आ रहे हैं, हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, और बिना किसी सलाम दुआ के हमने इंटरव्यू को स्टार्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं सर ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? दुआ है आपकी, आप ठीक है? सर, पैलेट्स के ऊपर बातें हो रही हैं, पैलेट्स को लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है कि पैलेट्स लगे हैं, नौजवानों की आंखों की रोशनी चली गई, PSAs लगे हुए हैं, कई सारे और भी कानून जो हैं उनके ऊपर बात हो रही है। और ये भी साथ में बात हो रही है अल्ताफ़ बुखारी की तरफ से कि उन नौजवानों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंदर करवाया है, उनके इक़्तिदार में पर्चे FIR रजिस्टर्ड हुई हैं, और हमारे दौर में हम लोग जब पावर में आएंगे तो हम उन्हें निकालेंगे और हम लोग जो है वो उन्हें बाकायदा मजबूत करेंगे। तो क्या मानते हैं कि क्या जो ये अपनी पार्टी क्लेम कर रही है कि हम नौजवानों पे से PSA हटाएंगे और जेलों में से बाहर निकालेंगे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह उस वक्त भी BJP को ठुकराया, आज भी उसी बात पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा जमात है। इस नुमाइंदा जमात की सियासी लड़ाई है बीजेपी के साथ और उनके नज़रिए के साथ। हमारे रास्ते अलग है, वो आपको ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, हम आपको ख़ुद मुख्तार और आज़ाद देखना चाहते हैं। तो ये दो रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। तो आप मुतमईन रहे, हम कभी BJP के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। सर, ग्रेटर ऑटोनॉमी सेल्फ रूल पे बात हुई, मुद्दा रहा इलेक्शंस का, 370 भी मुद्दा रहा इलेक्शंस का। इस बारी ना ग्रेटर ऑटोनॉमी थी, ना सेल्फ रूल था, ना 370 था। नौजवानों के बीच में गए तो क्या लेकर गए आप, किस मुद्दे के ऊपर आपने बात की? और वैसे भी ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेकर जब वो उमर साहब बात करते हैं तो वो वाजपेयी जी का नाम भी लेते हैं। तो एक तो रिपोर्ट जो है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की वाजपेयी जी की हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी थी। तो कैसे देखते हैं आप पूरे सिनेरियो को? नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है PC का, अपनी पार्टी का, कि ये झूठ है, ये धोखा है लोगों के साथ। कैसे ला सकते हैं 370 वापस? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, आप लोग कैसे लाएंगे? आपके तो 3 MPs पहले भी वहाँ पे थे, और उस वक्त में तो वो नहीं 370 को बचा पाए, चाहे वो हसनैन मसूदी साहब थे, अकबर लोन साहब थे, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, कुछ नहीं कर पाए वो। पहले जम्मू कश्मीर की आवाम अपने हाथ में वो हक लाए कि जहाँ पे वो फैसला कर सके, और मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के हाथ में वो, आवाम के हाथ में वो फैसला हो, फैसला करने की ताकत हो। फिर वो सज़ा दे लोगों को, हमें भी सज़ा दे, PDP को भी सज़ा दे, मगर वो सज़ा देने का हक इस वक्त आपके पास हो। वो आपके पास नहीं, वो नागपुर के पास है इस वक्त, वो दिल्ली के पास है इस वक्त। फैसले लेने का जो हक है, इख्तियार है, वो दिल्ली के पास है। वो दिल्ली आपको भी बेइज्जत कर रही है, मुझे भी बेइज्जत कर रही है, आपको भी, आपसे भी आपके इख्तियार छीन रही है, मुझसे भी, और हम सबको गुलाम बना रही है। सर, A टीम, B टीम, C टीम पे चर्चा हो रही है, सारे लोग, आप लोग उन्हें A टीम कह रहे हैं, वो आपको B टीम कह रहे हैं, यही हम सुन रहे हैं। लेकिन सर, डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन में चर्चा नहीं हो पा रही है, रोज़गार के ऊपर चर्चा नहीं हो पा रही है, जो बच्चों के नौकरियों में स्कैम्स हुए हैं उन पे कोई चर्चा नहीं हो पा रही है, जो वुमेन्स राइट है उस पर नहीं चर्चा हो रही है, जो फार्मर है उस पर नहीं चर्चा हो रही है। ये ABC से ऊपर भी उठ के तो सर पॉलिटिक्स हो सकती है। सर, मेरा सवाल था कि आपके लिए चैलेंज है, उमर साहब के लिए ये चैलेंज है, इंजीनियर रशीद इस बार के इलेक्शन में जिस तरीके की एक वेव बन रही है, नौजवानों को जुड़ते हुए हम देख रहे हैं, या सजाद लोन आपके लिए टफ उम्मीदवार नज़र आ रहा है ग्राउंड पे? अस्सलाम वालेकुम। सो हम हैं इस वक्त बड़गाम में आगा सईद रहुल्ला साहब के घर पे। कश्मीर का मौसम ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले क्या कश्मीरी नेताओं को भी इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे काम करने में मज़ा आ रहा है, या फिर कश्मीरी नेताओं को जो है वो सफोकेशन का सामना करना पड़ रहा है? हम सुबह 8 बजे इनके घर पहुँच चुके हैं, और रहुल्ला साहब का इंतज़ार है, वो आएंगे, उनसे बातचीत होगी, और आज कई सारे विशेष मुद्दों के ऊपर हम
चर्चा भी करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप पीछे देख रहे हैं एकदम से इस टेबल को साफ़ किया जा रहा है और यहाँ पे कुर्सियाँ 2 लगाकर उनके साथ एक प्यारा सा इंटरव्यू होने जा रहा है। इस शो को स्पॉन्सर किया है चाणक्य IAS अकेडमी ने और एरोकॉर्ड कंस्ट्रक्शंस ने। धन्यवाद करता हूँ आप दोनों भाइयों का जिन्होंने मुझे जम्मू से कश्मीर तो पहुँचा दिया है और इन तमाम नेताओं के घर पे भी आप लगातार मुझे पहुँचा रहे हैं। सो वेल स्टार्ट करेंगे आज का शो बड़े अच्छे तरीके से। रहुल्ला साहब आगा रहुल्ला साहब आ रहे हैं, हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, और बिना किसी सलाम दुआ के हमने इंटरव्यू को स्टार्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं सर ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? दुआ है आपकी, आप ठीक है? सर मैं तो आपकी रेजिडेंस पे सुबह तकरीबन 7 बजे पहुंच चुका था, तो मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मैं उत्सुक था कि आपसे मुलाकात हो, मेरी बातचीत हो। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि सर आपके पास थोड़ा सा समय होगा और मैं फटाफट से आपका इंटरव्यू ले लूँगा। फ़िलहाल कुर्सियां बहुत अच्छी प्यारी लगाई हुई हैं, आप बैठना पसंद करेंगे सर? प्लीज़ जस्ट कम। तो आज के हमारे ख़ुसूसी मेहमान जो हैं इस गुफ्तगू के वो हैं सईद आगा रहुल्ला साहब। हम इनसे बातचीत शुरू करेंगे और कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा भी करेंगे। सर मैंने हालिया ही आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आप भी थे, वहीद परे साहब भी थे। आप दोनों की सर सहमति थी कई सारी बातों पे, आप दोनों ने जो भी बातें की वो दोनों बातें रेलिवेंट थी, दोनों बातें आपस में मैच कर रही थी। फिर बात कहाँ पे बिगड़ी सर? बात कहाँ पे बिगड़ी? बात तो कहीं पे नहीं बिगड़ी। जो हालात है यहाँ पे, अगर आप इस रियासत के बाशिंदे हैं, अगर आप अपने लोगों के दुख दर्द को समझते हैं तो आप सभी की बात एक ही होगी, एहसासात एक ही होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई हर्ज है। ये अच्छी बात है अगर 2-3 या जितनी भी पार्टीज़ हो या उनके नुमाइंदे हो, अगर लोगों के दुख दर्द को समझते हैं फिर उस पर बात करते हो और अगर उस पर इत्तेफाक है तो हमारे लिए अच्छी बात है। PAGD के हवाले से बात वहाँ पे बिगड़ी कि हमने देखा कि उनकी तरफ से तनकीद शुरू हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़, फिर वो इफ़ेक्ट शुरू हुआ, यहाँ से भी उसका जवाब मिलना शुरू हुआ, तो माहौल बिगड़ गया। फिर जो मैं कोशिश कर रहा था कि इत्तेहाद हो, इलेक्शंस में भी इत्तेहाद हो, वहाँ से वो माहौल बनाने में वहाँ से वो मदद नहीं मिली। सर पिछले 2 साल से कुछ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं आप पे भी खसूसी तौर के ऊपर कि आप भी अपनी पार्टी से नाराज़ थे, कई सारी चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स थे आपके। क्या ये सच है कि आप भी की भी नाराज़गी जो है अपनी जमात के साथ थी कि स्टैंड नहीं ले पा रही आपकी जमात कई सारी चीज़ों के ऊपर? ये इल्ज़ाम कहाँ, ये हकीकत है और आप सबके सामने है। और नाइत्तेफाकी होना अच्छी बात है। बहुत सारी जगहों पे मुझे लगा था कि उस तरह से हम काम नहीं कर रहे जिस तरह से हमें काम करना चाहिए, तो मैंने अपनी पार्टी की भी तनकीद की, क्योंकि मुझे जहाँ पे लगा कि हमें जिस तरह से खड़ा होना चाहिए शायद कोताही हो रही है। और अगर आप उन इंटरव्यूज़ को देखें तो मैं न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करता था, मैं अपने हवाले से, अपने हालात के हवाले से पूरे माशरे को ये गुजारिश कर रहा था कि हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरी अपनी तंजीम है तो मुझे लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और है भी उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है यहाँ पे, वो एक तहरीक है, लोगों की अपनी बनाई हुई जमात है, उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मैंने तनकीद की शुरुआत घर से की, क्योंकि मैं घर से था। उसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कुछ गलत किया था और किसी ने गलत नहीं किया था। PDP हो या दूसरी जमातें हो या हम सोशल लेवल पे हम खामोश रहे, हम सोसाइटी खामोश रही। तो तनकीद करने का ये मतलब था कि मैं अपने घर से शुरू कर रहा हूँ, अपने घर से बात बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी बात को पकड़े और ये बताए देखिए चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तनकीद हो रही थी सिर्फ वो गलत कर रही थी, ऐसा नहीं है। हम सब ने कोताही है कि हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन तनकीद का एहतराम किया, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। रहुल्ला साहब बहुत प्यारी बातें आप कर रहे हैं इंतहाई। एक जहन में तो मेरे ये भी सवाल आ रहा है कि मैं कल आपका इंतज़ार करता रहा, तकरीबन रात के 11 बजे तक आप नहीं आ पाए, आप लगातार कैंपेनिंग्स में बिजी थे। एक वो समय होता था जब बॉयकॉट पॉलिटिक्स होती थी, एक वो समय होता था कि जब शाम के 5 बजे ही कैंपेनिंग्स बंद हो जाती थी। आज माहौल ये है कि रात के 12 बजे तक जो है वो कैंपेनिंग हो रही है। क्या आप महसूस करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक बेस्ट स्टेप है कि उन्होंने यहाँ पर हालात को ठीक कर दिया, स्ट्राइक्स ख़त्म हो चुकी हैं, हड़ताल ख़त्म हो चुकी हैं, श्रीनगर चलो, शोपियान चलो, कुलगाम चलो बंद हुआ है, आप कश्मीरी नेता भी जो हैं वो आप खुली सांस ले रहे हैं और रात के 12 बजे तक कैंपेनिंग करना चाहेंगे? क्या इसका क्रेडिट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहेंगे?
कभी कभार ना हम बस से कौम कुछ गलतियाँ करते हैं, उसमें एक वो गलती भी है, पीछे छोड़ आगे दौड़। हम माजी को भूल जाते हैं और अभी जो हो रहा है उसको याद रखते हैं कभी कभार। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, और मैं 22 साल की सियासी ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ। जब मैं 12 बजे रात तक भी बाहर था और इसी तरह से लोग सड़कों पे थे, उनके साथ बात कर रहा था, इसी तरह से जोश खरोश से वो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। पहली बार नहीं है। 2014 का मैंने आखिरी इलेक्शन लड़ा है असेंबली, इससे भी ज़्यादा उस वक्त जोश खरोश था। 2008 का इलेक्शन लड़ा है, हर तरफ हर कोई जमा जाती थी, कैंपेनिंग करती थी। रात गए आपने बात की, देर तक मैंने इससे पहले भी कैंपेनिंग की है और इससे ज़्यादा जोश खरोश से कैंपेनिंग की है। तो ये पहली बार नहीं है कि जब पॉलिटिकल पार्टी जाके कैंपेनिंग कर रही है यहाँ पे। इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैंपेनिंग की है, बीजेपी ने भी यहाँ पे कैंपेनिंग की है 2014 में, 2008 में। तो तब जो रियासत की हुकूमतें थी उन्होंने इसके लिए माहौल इससे पहले भी बनाया था। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सर एक सवाल तो ये भी बड़ा अहम तरीन है कि जैसे पैलेट्स के ऊपर बातें हो रही हैं, पैलेट्स को लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है कि पैलेट्स लगे हैं, नौजवानों की आंखों की रोशनी चली गई, PSAs लगे हुए हैं, कई सारे और भी कानून जो हैं उनके ऊपर बात हो रही है। और ये भी साथ में बात हो रही है अल्ताफ़ बुखारी की तरफ से कि उन नौजवानों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंदर करवाया है, उनके इक़्तिदार में पर्चे FIR रजिस्टर्ड हुई हैं, और हमारे दौर में हम लोग जब पावर में आएंगे तो हम उन्हें निकालेंगे और हम लोग जो है वो उन्हें बाकायदा मजबूत करेंगे। तो क्या मानते हैं कि क्या जो ये अपनी पार्टी क्लेम कर रही है कि हम नौजवानों पे से PSA हटाएंगे और जेलों में से बाहर निकालेंगे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, PDP के दौर में पुलिस के हाथों जवानों की आंखों पे पैलेट्स लगे, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पूरी कौम को सज़ा दें। NC के दौर में नहीं हुआ सर। मुझे अपनी बात का जवाब देने दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर के दौरान पुलिस की तरफ से ज़्यादतियाँ हुई, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पूरी कौम को सज़ा दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलतियों की सज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलनी चाहिए, PDP की गलतियों की सज़ा PDP को मिलनी चाहिए थी। 2019 में आपको भी सज़ा दी गई, हमें भी सज़ा दी, पूरी कौम को सज़ा दी गई। हमसे हमारा हक छीना गया, हमें गुलाम बनाया गया। ये किसी तरह का इंसाफ नहीं है। अब जिसका आपने नाम लिया, अल्ताफ़ बुखारी, PSA, पैलेट्स वगैरह कह रहे हैं, 2016 के जिन वाक़ात के बारे में वो कह रहे हैं, तो वो कहाँ पे थे उस वक्त? वो उसी हुकूमत के हिस्सा थे ना। तो वो ख़ुद को पहले सज़ा दे। वो अपनी तनकीद कर रहा है तो पहले ख़ुद को लोगों से दूर करे, गुम करे अपने आप को और ख़ुद को सज़ा दे, फिर ये जो बातें वो कर रहा है, इसमें हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। पहले सज़ा दे ख़ुद को, पहले इस सज़ा को ख़ुद पे लागू करे, क्योंकि वो उस वक्त PDP के हिस्सा थे, उस हुकूमत के हिस्सा थे। वो PSA लगाने में वो हिस्सेदार थे, वो पैलेट्स लगाने में वो हिस्सेदार थे। अगर वो हुकूमत ने लगाई थी, अगर वो PSA हुकूमत ने लगाई थी, तो उसके हिस्सेदार थे। ये मुनाफिकत है, वो ये इसको कहते हैं हाईएस्ट लेवल की वो हिपोक्रेसी है। मगर लोग जो है इन बातों को समझते हैं। इस वक्त मसला ये है कि पहले जम्मू कश्मीर की आवाम अपने हाथ में वो हक लाए कि जहाँ पे वो फ़ैसला कर सके, और मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के हाथ में वो, आवाम के हाथ में वो फ़ैसला करने की ताकत हो। फिर वो सज़ा दे लोगों को, हमें भी सज़ा दे, PDP को भी सज़ा दे, मगर वो सज़ा देने का हक इस वक्त आपके पास हो। वो आपके पास नहीं, वो नागपुर के पास है इस वक्त, वो दिल्ली के पास है इस वक्त। फ़ैसले लेने का जो हक है, इख्तियार है, वो दिल्ली के पास है। वो दिल्ली आपको भी बेइज्जत कर रही है, मुझे भी बेइज्जत कर रही है, आपसे भी आपके इख्तियार छीन रही है, मुझसे भी, और हम सबको गुलाम बना रही है। सर इन केस कि आगे अगर मौका मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत बनाने का, तो क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपके दरवाजे BJP के लिए खुले हैं? क्या आप उनके साथ एक बार फिर से हाथ मिलाना चाहेंगे? 2014 में इसी तरह का सवाल पेश आया था, तब मैंने तीसरी बार इलेक्शन जीता था। PDP के पास जाने से पहले अफवाहें गश कर रही थी कि BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस से हिमायत मांग रही है। तो मैंने उस वक्त भी कहा, वही बात इस वक्त भी दोहराऊंगा, उस वक्त भी कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है BJP के साथ इलाक़ नहीं करेगी, और अगर खुदा न खासा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तंजीम से भी और असेंबली से भी इस्तीफ़ा दूंगा। क्या आप आज भी यही कह रहे हैं? मुझे मेरी बात पूरी करने दे। मैं आपको पूरे एतमाद से कहना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह उस वक्त भी BJP को ठुकराया, आज भी उसी बात पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस
जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा जमात है। इस नुमाइंदा जमात की सियासी लड़ाई है बीजेपी के साथ और उनके नज़रिए के साथ। हमारे रास्ते अलग है, वो आपको ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, हम आपको ख़ुद मुख्तार और आज़ाद देखना चाहते हैं। तो ये दो रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। तो आप मुतमईन रहे, हम कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। सर, ग्रेटर ऑटोनॉमी सेल्फ रूल पे बात हुई, मुद्दा रहा इलेक्शंस का, 370 भी मुद्दा रहा इलेक्शंस का। इस बारी ना ग्रेटर ऑटोनॉमी थी, ना सेल्फ रूल था, ना 370 था। नौजवानों के बीच में गए तो क्या लेकर गए आप, किस मुद्दे के ऊपर आपने बात की? और वैसे भी ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेकर जब वो उमर साहब बात करते हैं तो वो वाजपेयी जी का नाम भी लेते हैं। तो एक तो रिपोर्ट जो है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की वाजपेयी जी की हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी थी। तो कैसे देखते हैं आप पूरे सिनेरियो को? शायद आपने मेरी कैंपेनिंग को फॉलो नहीं किया। मेरा मुद्दा ही इस इलेक्शन में 370 और अपनी जो हमारी खुद मुख्तारी थी उसकी वापसी है। मैंने और कैसे आ सकता है वापस सर? नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है पीसी का, अपनी पार्टी का, कि ये झूठ है, ये धोखा है लोगों के साथ। कैसे ला सकते हैं 370 वापस? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया, आप लोग कैसे लाएंगे? आपके तो 3 MPs पहले भी वहाँ पे थे और उस वक्त में तो वो नहीं 370 को बचा पाए, चाहे वो हसनैन मसूदी साहब थे, अकबर लोन साहब थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, कुछ नहीं कर पाए वो। पीसी के लिए ये झूठ हो सकता है, हमारे लिए झूठ नहीं है। पीसी जम्मू कश्मीर में वही देखना चाहती है जो बीजेपी देखना चाहती है। उनका काम ही वही है कि बीजेपी की नुमाइंदगी करें। बीजेपी ने कहा कि ये हट गया तो पीसी के लिए हट गया। उनके आकाओं ने कहा कि ये वापस नहीं आ सकता है तो उनके लिए वापस नहीं आ सकता है। उन्हें अपने आका जहाँ पे खड़ा होने को कहे वहीं पे खड़े हो जाएंगे, जो बोलने को कहे वही बोलती कहेंगे। देखिए, आपसे आपका हक, पहले आप ये समझे, आप इसी रियासत के बाशिंदे हैं ना। हाँ जी। 370 आपका हक है ना। तशख़्ख़ुस, हक, इख्तियार, जमहूरी हुकूक की आपका हक है ना। तो वो आपसे छीना गया। तो कितनी भी बड़ी ताकत हो, आपको मायूस नहीं होना है। आप सब, अगर आपका हक आपसे छीना गया, आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है आप अपना हक वापस ले। अगर आप ये समझते कि वो हमारा हक है तो हमें हमारा हक वापस लेना है। अभी रही बात 3 मेंबर्स की, मैंने कभी ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट में जाके 3 मेंबर 370 वापस लाएंगे। 370 की वापसी के लिए हमें वो रास्ते बनाने हैं। अगर बीजेपी ने 3, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हवाले से फैसला दिया था और 3 बार 370 के हक में फैसला दिया था। अगर आपने रिसर्च किया हो, अगर बीजेपी के लिए वो हुज्जत नहीं हुई, 3 बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर बीजेपी के लिए फाइनल डिसीजन नहीं हुआ तो हमारे लिए एक बार का डिसीजन कहाँ से फाइनल होता है? इसके बाद भी हमारे लिए दरवाजे खुले रहते हैं। सियासी जंग लड़नी है, सियासी कोशिश करनी है, बहुत बड़ा स्ट्रगल करना है, रास्ता बहुत बड़ा है। अगर बीजेपी ने 70 साल इसके लिए कोशिश की, हम भी दहाइयों तक इसके लिए कोशिश करने के लिए तैयार है। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि दहाइयों तक हमें कोशिश ना करनी पड़े। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हिंदुस्तान में ऐसी जमातें हैं जिनके साथ हम अपने दोस्त बना के, हम ख्याल जमात उनके साथ। जनूबी हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो चाहती है कि मरकज़ की ताकत कमज़ोर हो, रियासत की ताकत मजबूत तर हो, उसी को 370 कहते हैं। बंगाल जैसी रियासत, नॉर्थ ईस्ट जैसी रियासत फेडरल स्ट्रक्चर चाहती है। अगर हम उनके साथ अलाई करके, लाइक माइंडेड पार्टीज़ बना के इसके लिए, इस कॉज के लिए लड़ें तो शायद पार्लियामेंट में हमारे पास उन दोस्तों के साथ इस तरह का नंबर हो जहाँ पे हम अपना हक वापस ले सकते हैं। सर, एक चीज़ तो ये भी मैंने देखी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कि A टीम, B टीम, C टीम पे चर्चा हो रही है। सारे लोग, आप लोग उन्हें A टीम कह रहे हैं, वो आपको B टीम कह रहे हैं, यही हम सुन रहे हैं। लेकिन सर, डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन में चर्चा नहीं हो पा रही है, रोज़गार के ऊपर चर्चा नहीं हो पा रही है, जो बच्चों के नौकरियों में स्कैम्स हुए हैं उन पे कोई चर्चा नहीं हो पा रही है, जो वुमेन्स राइट है उस पर नहीं चर्चा हो रही है, जो फार्मर है उस पर नहीं चर्चा हो रही है। ये ABC से ऊपर भी उठ के तो सर पॉलिटिक्स हो सकती है। जब असेंबली इलेक्शंस होंगे ना, आप इन बातों के हवाले से लोगों से सवाल पूछेगा। इस वक्त मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं ना, वो डेवलपमेंट करने का हक आपका हो, इस वक्त वो मसला है। इस वक्त प्लानिंग आप नहीं कर सकते हो, डिसीजंस आप नहीं ले सकते हो, पॉलिसी आप नहीं बना सकते हो। डेवलपमेंट आप अपने बच्चों के लिए, अपनी रियासत के लिए तब कर सकते हो जब आप खुद चाहो, जब आपके पास पॉलिसी बनाने का हक हो, आपके हाथ में वो डेवलपमेंट करने का हक हो। इस वक्त ना आप पॉलिसी बना सकते हो, ना आप डेवलपमेंट कर सकते हो, ना डेवलपमेंट के लिए फैसले ले सकते हो। इस वक्त वो सारे फैसले इस रियासत से छीने गए हैं। पहले आप वो हक वापस लाइए, वो इख्तियार वापस लाइए जहाँ पे आप अपने लिए प्लान कर सकते हो। इस वक्त आपके हक में ही नहीं, हाथ में ही नहीं आप प्लान कर सको। तो ऊपर उठ के नहीं, आप नीचे जाके बात कर रहे हो कि हमें डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी चाहिए।
इस वक्त आप गुलाम हो, आपको डेवलपमेंट के लिए प्लान करने का इख्तियार ही नहीं। आप ऊपर जाके बात करो, ऊपर उठ के बात करो। आप पहले अपने लिए वो हक मांगो कि मैं अपनी फ्यूचर के लिए खुद प्लानिंग करूंगा, अपनी रियासत के लिए खुद प्लानिंग करूंगा। सर मरकजी सरकार ने क्या कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी नेताओं को डरा के रखा हुआ है सर? क्या आप लोग मरकजी सरकार से डर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपकी कलम में ताकत नहीं है, या फिर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखने से पहले वो मिटा दिया जाता है? जो डरे होंगे उनसे सवाल पूछिए। मैं तो पिछले 5 साल से कलम से भी ज़ुबान से भी उनकी मुखालफत कर रहा हूँ, और पूरे एहसास के साथ मुखालफत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं ना कल डरा था, ना आज डरा हूँ, ना कल डरूँगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, आप नॉर्थ में भी जा रहे हैं, उमर साहब के साथ भी आप शाना बशाना कदम बढ़ा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बीच में सर एक नई वेव आई है इंजीनियर रशीद के नाम से, उनका बेटा उस पूरी मुहिम को अभी लीड कर रहा है। नौजवान सोशल मीडिया पे हमें उनके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या महसूस करते हैं कि क्या सज्जाद लोन से बड़ा चैलेंज उमर अब्दुल्ला के लिए अब इंजीनियर रशीद बन चुका है इस इलेक्शन में? उनकी उनको जो अरेस्ट किया गया उसके बाद इतने साल गुजरे हैं और अभी तक उन पर चार्जशीट नहीं बनाया गया है, केस नहीं लड़ा गया है, अदालत के रास्ते बंद है। ये उनके साथ ज़्यादती है, और अगर उनके फर्जन कोशिश कर रहे हैं इस इलेक्शन के ज़रिए हिंदुस्तान के ऐवानों तक ये बात पहुंचाए, लोगों तक ये बात पहुंचाए, उनका हक बनता है। इसी तरह से आप ये नहीं भूलिएगा कि रियासत में हज़ारों जवान तब से बंद है, आइमा मसाजिद तब से बंद है, एक्टिविस्ट तब से बंद है, इसी तरह से। और वो शायद वो जो कहते हैं ना, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, वो इंग्लिश में जो मुहावरा है, इस्तिलाह है, वो शायद उन बेचारों के पास ये वसाइल नहीं है। तो हमारी कोशिश है इंजीनियर रशीद साहब के साथ साथ उन सभी लोगों की बात की जाए जो इसी तरह से 4 साल 5 साल से जेलों में बंद है और उनके लिए अभी तक भी अदालत के रास्ते नहीं खोले गए हैं। और कोशिश रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे काम करे, उन जवानों के हवाले से हुकूमत हिंद से कोई ना कोई फ़ैसला ले, या तो उनको वापस लाया जाए या उन पे केस शुरू किया जाए ताकि वो अदालत के रास्ते से अपनी रिहाई हासिल करे। और अब ये जो ये इलेक्टोरल कोशिश हो रही है इस हवाले से। सर मेरा सवाल था कि आपके लिए चैलेंज है, उमर साहब के लिए ये चैलेंज है इंजीनियर रशीद इस बार के इलेक्शन में, जिस तरीके की एक वेव बन रही है, नौजवानों को जुड़ते हुए हम देख रहे हैं, या सज्जाद लोन आपके लिए टफ उम्मीदवार नज़र आ रहा है ग्राउंड पे? इलेक्शन हर वक्त चैलेंजिंग ही होता है, हर कोई इलेक्शन चैलेंजिंग ही होता है। आपका कंटेंडर आपको चैलेंज करता है, हमेशा चैलेंजिंग ही होता है। इस वक्त उससे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों का कितना ज़्यादा एतमाद लेके आप पहले लोगों को आमादा करें कि जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए उनके ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा किया जाए, और वही फिर बात बना के आप अपने हुकूक की वापसी के लिए कोशिश करें। कितना बड़ा मैंडेट आप लेते हैं, कितना आप लोगों को तैयार करते हैं, ये इलेक्शन में सबसे बड़ा वो चैलेंज वो है। इलेक्टोरल चैलेंजेस रहते हैं, जितने भी आपके कंपिटिटर्स होते हैं वो हमेशा चैलेंज ही रहते हैं। नॉर्थ में आपको जवाब मिलेगा, अभी इसको पोलिंग है, पता चलेगा कि कहाँ पे कौन खड़ा है। सर एक चीज़ तो मेरे जहन में काफ़ी लंबे अरसे से चल रही थी, जो मैं सोच भी रहा था कि कश्मीर के लाल चौक को बहुत चमकाया हुआ है सर, बहुत सजाया हुआ है, और लगातार वहाँ पर रात के टाइम पे भी चहल पहल होती है। लेकिन उसी के साथ एक इलाका और है जहाँ पे वो एक ब्रिज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, और वहाँ मैं यही बोलने वाला था। एक तरफ लाल चौक को चमकाया गया, घंटाघर को चमकाया गया, और यही है वो बात जो आप डेवलपमेंट के हवाले से कर रहे थे, क्योंकि फैसले वहाँ पे होते हैं, आप नहीं लेते। पैसे वहाँ पे खर्च किए गए करोड़ों, जहाँ पे वो चमक दमक उनको बनानी थी, और जहाँ पे पैसे खर्च होने चाहिए थे, एक ब्रिज तैयार होना चाहिए था जो उमर साहब की हुकूमत में शुरू हुआ, फिर दूसरी हुकूमतों में उनका काम चला, और वो ब्रिज और जब ये एडमिनिस्ट्रेशन आई, ये नाजायज़ एडमिनिस्ट्रेशन जब आई, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये जब आई, इन्होंने उस तरह के कामों पे पैसा बंद किया, वो काम रोके जो लोगों के लिए ज़रूरी थे, और इस कॉस्मेटिक्स के लिए, चमक दमक के लिए सारे पैसे खर्च किए। नतीजा ये हुआ कि हमें अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा, उन बेचारों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। मसला यही है क्योंकि फ़ैसला आप और मैं नहीं ले रहे, फ़ैसला नागपुर ले रहा है, दिल्ली ले रहा है। उनको चमक दमक चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में लोगों को दिखाने के लिए, मुल्क के बाहर से डिग्नेटरीज लाएंगे, उनको वो चमक दमक दिखाएंगे। असल में रियासत में क्या हो रहा है वो आप और मैं भुगत रहे हैं। सर क्या महबूबा जी इंडिया अलायंस का पार्ट है या नहीं है? ये आप उनसे सवाल पूछिए, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है वो पार्ट है, मगर कहीं कहीं पे हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो इसका जवाब आप उनसे पूछिए।
सर वो कहते हैं कि हम पहले ना जम्मू कश्मीर में ख़ानदानी राज ख़त्म करेंगे, चाहे वो अब्दुल्ला से या मुफ्ती से, जो ये ख़ानदानी राज चल रहा है इसको ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद हर आम शहरी को जो है वो मौका दिया जाएगा जमहूरियत में। वो कह रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो यहाँ पे फ्लोरिश हो रही है, चार चांद लग रहे हैं। जमात इस्लामिया ने भी स्टेटमेंट दे दिया, वो कहते हैं कि अगर हम पे से बैन हटाओगे तो हम भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। वो खानदानी राज हटाना नहीं हटाना खानदानी राज है या नहीं, ये आपका फैसला है, मेरा फैसला, इस रियासत के लोगों का फैसला है, ये उनका फैसला थोड़ी है। ये वो कैसे ले सकते हैं फैसला कि किसे हटाना है। जमहूरियत उसे कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी से हो, मेरी मर्ज़ी से हो, हम रियासत के बाशिंदे जो चाहे वो हो। अमित शाह जो चाहे वो हो उसे जमहूरियत नहीं कहते, मोदी जो चाहे वो हो उसे जमहूरियत नहीं कहते। क्या सही है यहाँ पे, क्या सही नहीं है यहाँ पे, वो आपका और मेरा फैसला है। जैसे कि इस रियासत के लोगों ने कभी फैसला लिया कि उमर अब्दुल्ला साहब को हराना है, हरा दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब को हराना है, हरा दिया। कभी फैसला लिया कि जिताना है, जिता लिया। तो ये लोगों को उसे जमहूरियत कहते हैं। अमित शाह जो चाहे वही लागू हो उसे जमहूरियत नहीं कहते, उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। मोदी जो चाहे उसे वो लागू हो उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। आप मानते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है? यहाँ पर जमहूरियत थी, अब डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत थी, लोग फैसला लेते थे। अब डिक्टेटरशिप है, नागपुर फैसला लेती है। अब अमित शाह फैसला लेता है, मोदी फैसला लेता है। ये डिक्टेटरशिप होता है। इससे पहले आप फैसला लेते, रियासत के बाशिंदे फैसला लेते थे, उसे जमहूरियत कहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और मैं पर्सनली इन्हें बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ये मिनिस्टर बने थे और बहुत छोटी उम्र में इनके कंधों पे बड़ी जिम्मेवारियाँ पड़ गई थी, 20-22 साल की उम्र में, और बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। सर आपके लोगों ने हमें अभी तक चाय नहीं पूछी सर। अभी आपको चाय भी मिलेगी, जो भी आप चाहे, अच्छी तरह से नाश्ता भी मिलेगा। मैं आपसे माजरत, अपने ऑफ रिकॉर्ड कैमरे में भी ये शिकायत करनी थी आपसे। मैं आपसे माजरत मांगता हूं क्योंकि मैं कल रात भी देर से आया, अभी कैंपेनिंग के लिए निकल रहा हूं। नहीं, आपने हमें वक्त दिया, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और मैं जम्मू कश्मीर के तमाम आम शहरियों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस प्रोग्राम को जो है वो जम्मू से कश्मीर तक पहुंचाने में, मदद करने में चाणक्य IAS अकेडमी का साथ रहा है, एरोकॉर्ड कंस्ट्रक्शंस का भी रहा है, और भी कई सारे लोग हैं जो हमें मुकम्मल तौर पे यहाँ तक पहुँचाने में पूरा साथ दे रहे हैं। हम कश्मीर में घर घर में जाकर इस डर को महसूस करेंगे और आप तक छोटी सी छोटी रिपोर्ट भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ख़ास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।